स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो लेते हैं। उसमें हमें गिवन था, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिया था बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल और उसको हमने ए बोल दिया था, है ना। एंड साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन थी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो हमें गिवन था 60 डिग्री हमने लिया था, है ना। तो हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में आर वेक्टर दैट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। तो कैसे कि लिखेंगे, हमें पता है कि ये फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा होता है जो कि 60 डिग्री है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड वो भी ए स्क्वायर है, प्लस 2 ए इंटू ए वो ए स्क्वायर ही लिख देंगे। ए का मैग्नीट्यूड है, बी का भी ए, साथ ही साथ कोस थीटा उसकी वैल्यू 1/2। तो फर्दर सोल्व करेंगे, ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन गया, जिसमें 3 तो अंदर आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा। इस तरीके से इतना वैल्यू आ जाएगा। अब देखो फर्दर अगर अपन जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी बात करें तो हमने सेकंड पार्ट में क्या लिया था, सेकंड पार्ट में हमने लिया था कि क्यू वेक्टर बताओ कितना है। क्यू वेक्टर को हमने किया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो या तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, हालांकि फॉर्मूला हमें पता है, बट हम क्या लिखते थे इसको कि ए वेक्टर उसमें क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो कितना होता है, वो हमें पता है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा रखना है, पाई माइनस थीटा रखना है मतलब कोस यहाँ पे रखना है पाई माइनस 60 डिग्री। तो ये बन गया माइनस कोस 60 डिग्री, मतलब जो ये प्लस का साइन है वो प्लस का साइन चेंज होके क्या आ गया, माइनस का आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। अब आगे क्या है, ये 2a स्क्वायर माइनस इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फिर ये आ गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज़ ए, ठीक है। एक सेकेंड में ब्राइटनेस देख लो। देखो अगर मैं एडिशन की बात करूँ, पहले ये ए वेक्टर था मान लेते हैं, है ना। फिर ए वेक्टर पे हमें देखो एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है ए और दोनों के बीच का, बी वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो हम जब ऐड करेंगे तो ऐसे रख रहे होंगे कि ये रख दिया ए वेक्टर, फिर हमें बी वेक्टर को रखना है इसके आगे, ऐसे रखेंगे तो हमें ये आर वेक्टर मिला, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है ना, ये आर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बार था कि ए वेक्टर प्लस इसका मैग्नीट्यूड आ गया था √3a, ठीक है ना। ऐसे ही ये अगर बात करें हम इसकी, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि यार ये तो था ए वेक्टर, अब बी वेक्टर नहीं है, अब क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर तो क्या ऐसा होगा, ये इसमें हमें क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर मतलब इस तरीके से ऐड करना है, ये बन गया माइनस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या आया, ये बना क्यू वेक्टर तुम्हारा। तो इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए एंड इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो फर्दर और सोल्व करते हैं इसके बाद में। एक सेकंड, जैसे मान लो कि दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल हमें दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, उनकी वैल्यू हमें मान लो गिवन है ए, एंड हमें ऐसा कुछ दे दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल वो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड नहीं क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल है
वो मान लो 90 डिग्री दे दिया π/2। तो हमें मान लो रिजल्टेंट पूछ लिया कि भाई कैलकुलेट करो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहली बात तो ये कैलकुलेट करना है, ये पहला केस लगा लेते हैं हम। तो देखो क्या बनेगा, हम लिखेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, वो भी कितना है a ही है, प्लस 2 इंटू a एंड कोस 90 डिग्री। हमें पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी 0 होती है। तो ओवरऑल बन गया ये 2a² जो कि आ गया √2a, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब मान लो ये हमें इससे देखना होता, मान लेते हैं कि ये a वेक्टर है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर है b वेक्टर, 90 डिग्री का एंगल है, बता रखा है उसने दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, जैसे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें पता है कि यार अगर ये साइड a है, एक पूरा ट्राइंगल बन गया ना, तो ट्राइंगल का रूल इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट करा जा सकता है। ये a है, ये a है, तो तुम डायरेक्ट पाइथागोरस भी लगा सकते हो क्योंकि राइट एंगल आ गया इस बार। तो √2a आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता भी है कि यार हाँ ये तो √2a आता था, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है ना, सेम उस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि मान लो उसने हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिया, इसको रफ कर देते, सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड आउट द एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर, ऐसा कुछ पूछ लिया, ठीक है। इस डायग्राम से हम डायरेक्ट एंगल बता सकते हैं, देखो बहुत आसानी से। इससे पहले मैं फॉर्मूला यूज़ करना चाहूँ, पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और फिर इससे बता देंगे। ये अपना अल्फ़ा हुआ करता था, याद आ रहा है तुम्हें, हम क्या कैलकुलेट करते थे कि सर हम tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है ना, ये चीज़ tan अल्फ़ा कैलकुलेट करते थे। तो tan अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो बताओ कि tan अल्फ़ा क्या आएगा, ये होता था b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाते थे। कोई बात नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, इसका मैग्नीट्यूड a, b का साइन थीटा, साइन कितना है वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई a, मैग्नीट्यूड a ही है, प्लस b उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है इसकी, b का मैग्नीट्यूड a है, कोस थीटा कोस 90 डिग्री, ठीक है। फर्दर सॉल्व करो, बताओ a साइन 90 की वैल्यू तो कितनी है 1 है, डिवाइडेड बाई a प्लस ये तो 0 ही बन गया, फाइनली वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है tan अल्फ़ा आ गया 1, मतलब एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री का एंगल है। तो अगर अब हमें ये चीज़ यहाँ से डायरेक्टली देखनी होती तो हम डायरेक्टली भी देख सकते थे। अगर तुमने डायग्राम ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है यार ये tan थीटा अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ तो ये एंगल मिल जाएगा। ये tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस करोगे a बाई ए बनेगा, तो कितना बन गया a बाई ए 1 बन गया, डायरेक्ट आ गया 1 बन गया, मतलब एंगल कितना बन गया 45 डिग्री। तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है। इवन अगर तुम्हें बी वेक्टर के साथ एंगल पूछा है तो अपोजिट इसमें सॉल्व कर सकते हो। अगर बी वेक्टर के साथ यहाँ से एंगल चाहिए तुम्हें तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये वाला एंगल है जो दोनों के बीच का बी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल है ना, क्योंकि दोनों का, या फिर ये भी बता सकते हो देखो दोनों के हेड एक साथ है तो वो भी कितना आएगा 45 डिग्री बन रहा है। दोनों के हेड एक साथ रखते हैं अपन, या फिर दोनों की टेल एक साथ रखते हैं। चलो तो इतनी ये कैलकुलेशन हमने कर ली। नेक्स्ट अपन आते हैं डायरेक्शन कोसाइन करके एक चीज़ होती है, वो क्या होती है उस पे आते हैं थोड़ा सा। देखो तुम्हें याद होगा कि हमने ए वेक्टर को क्या लिखा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ए वेक्टर था, उसको हमने क्या लिखा था बताओ,
हमने लिखा था ए एक्स इसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे ही इसका ए वाई ये वाला कंपोनेंट। हमने इस तरीके से लिखा है कि यार ए वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अगर ये 2D वेक्टर है, ओनली कौन से में है, 2 डायमेंशन के अंदर है, 3D के लिए मैंने अभी नहीं लिया है, उसी पे जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। तुम क्या बोल सकते हो कि सर ये लिखा हुआ है ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा आएगा, बट मैं उसको ये लिखना चाहूँगा कि ए कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा जे कैप। अभी देखो ये लिखने से मेरा मीनिंग क्या है, मेरा ये मीनिंग है कि यार अगर ये थीटा एंगल हुआ तो जो मैं ये ए एक्स लिख रहा हूँ, ए एक्स को मैं लिखूँगा ए कोस थीटा, जहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ में। समझ में आ रही है ये चीज़, एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल है वो आ गया। अभी हमें पता है कि ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है, ठीक है ना, बट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यार ये एंगल कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई वेक्टर है और उसका ये एंगल है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को ये वाला कंपोनेंट बताओ कि ये वाला अगर मान लो मेरे को कंपोनेंट पूछना होता तो मैं क्या लिखता, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि ए कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, जो अगर ये वाला एंगल मैं यूज कर रहा हूँ तो इधर मेरे को कोस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल यहाँ पे वो एंगल को चलेगा, तो जो भी एंगल बना रहा है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस वाला कंपोनेंट होता है, और जितना एंगल बना रहा है फिर हम एंगल लिखते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो अल्टीमेटली ये साइन थीटा बनता है, वो चीज़ हमें पता है, बट एक लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। इससे हम क्या बोलना चाहेंगे, हम बोलना चाहेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से हम एक ए वेक्टर को लिख सकते हैं। अब मान लो कि कल को 3D में ये वेक्टर हुआ तो ऐसे ही एक और कंपोनेंट आएगा साथ साथ, और वो एंगल होगा, वो हम लिखेंगे ए कोस, जितना भी एंगल वो जेड एक्सिस के साथ में बनाएगा वो एंगल, ठीक है। जैसे ये हमने लिखा ए एक्स ए वाई ए जेड आएगा तीसरा वाला, ए एक्स क्या होगा, ए कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ का एंगल। फिर हम ए वाई के लिए लिखेंगे ए कोस, जो भी एंगल होगा वो एंगल किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ, प्लस ए जेड क्या लिखेंगे, ए कोस उसका जो भी एंगल जेड एक्सिस के साथ में ए वेक्टर बना रहा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फॉर 3D वेक्टर, अभी इसको प्लेन वेक्टर बोल रहे थे हम, ओनली एक एक्सिस में था। फॉर 3D वेक्टर ये बनेगा कि जैसे मान लो, अब इसको दिखाना 2D में मुश्किल होगा, मैं तुम्हें विजुअलाइज करके ऐसे बाद में दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, ये है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस अल्फा आई कैप, ठीक है ना। इनकी धीरे धीरे मैं तुम्हें अलग अलग चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या है, मतलब ये जो अल्फ़ा बीटा हम लिख रहे हैं वो क्या है, ए कोस गामा के कैप। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें देखो कौन सी चीज़ क्या है, ये जो अल्फ़ा है एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है। ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है बीटा, वो बीटा क्या है, एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद वाई एक्सिस, एंड थर्ड बच गया गामा
और गामा क्या है, एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद जेड एक्सिस। ये तीन चीजें हैं, ठीक है ना। अल्फा है एंगल मेड बाई ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर हमें एंगल पता है इसके साथ में, वो भी हम लिख सकते हैं। थर्ड, अगर हमें ये वाला एंगल पता है जेड एक्सिस के साथ में, तो हम उसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमें ये जो कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा जो हैं, इन पे थोड़ी सी डिस्कशन करना है। अब देखो मैथ्स में इनको एक नाम से बोला जाता है। मैथ्स में किस नाम से बोला जाता है, हम इनको बोलते हैं कोस अल्फ़ा जो है, कोस बीटा जो है एंड कोस गामा जो है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन, ये कोस से ही वर्ड उठाया गया है, कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार ये जो कोस थीटा, कोस गामा, कोस अल्फा जो है वो और कुछ नहीं है। मेरे को एक जैसे बात बताओ कि ये कोई ए वेक्टर है, अगर मैं इसका ये थीटा, ये वाली जो चीज़ ले रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ए कोस थीटा लिखा हुआ है ना, तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ये कोस थीटा, और क्या बोल रहा है, इसका कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इधर की साइड ये डायरेक्शन और फिर उसका कोसाइन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन नाम इस तरीके से दिया गया। बाकी किस काम का ये, कि एक वेक्टर को कंप्लीट तीनों डायरेक्शन में लिखने के लिए हमें इससे हेल्प मिल रही है, तो हमने नाम भी उस तरीके का लिख दिया है। इनकी देखो अलग अलग वैल्यूज़ कितनी आएंगी, हम वो फाइंड आउट करेंगे। देखो एक छोटी सी फॉर्मूला बनेगा अपने लिए। देखो हमें पता है कि यार मैग्नीट्यूड जो है ए का, इसका मैग्नीट्यूड ए है ओवरऑल वेक्टर का। अब देखो ये एक तरीके से लिखा हुआ है, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पता करना होता तो मैं कैसे लिखता था, बताओ एक बार, कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से लिखते थे हम। अब यहाँ पे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तो ये तीनों चीज़ें, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा ए कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ए कोस बीटा का स्क्वायर एंड प्लस ए कोस गामा का स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया ए, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर रूट हट जाएगा, ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। क्या ये बात समझ में आ रही। या फिर फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो ए स्क्वायर तो कॉमन आके कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को हम याद रखेंगे बाद में, ठीक है ना। एक सेकंड में ब्राइटनेस थोड़ी चेक कर लूँ, ठीक है। अब देखो इन्हीं की मदद से हम ये चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक तो ये रेशियो, एक तो मतलब ये अपने पास आइडेंटिटी आ गई कि भाई इस तरीके से इनकी वैल्यू होगी। सेकंड चीज़ हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखो कि यार अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ऐसा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को मैंने चेंज किया, प्लस मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये बन गया 1। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी साइड को हम इधर लिख रहे हैं, या फिर ऐसे देख लो, ये 1 2 3 बना, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, समझ में आ रहा है तुम्हें। देखो क्या लिखा हमने, ये तो ऐड हो गया, देखो 3, तो फिर क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, तो इनमें इन तीनों को बीच में साइन इनमें प्लस बन गया, माइनस अपना बाहर पड़ा है। अब एक तरीके से ऐसा समझो कि ये पूरी टर्म उधर गई, ये 1 इधर आएगा तो 2 बचा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 बन गया है। तो इस चीज़ को भी हम याद रख सकते हैं। हिसाब से ये वाली चीज़ ठीक है, इससे इसमें कन्वर्ट करना बिल्कुल ही एकदम आसान है, तुम कर सकते हो कैलकुलेट, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो अब
मान लो देखो क्वेश्चन इसमें किस तरीके के पूछ सकते हैं, वो ऐसा बोल देते हैं कि 1/2 1/3 एंड ऐसा नहीं दे रहे, इफ 2 डायरेक्शन कोसाइंस आर वन बाई टू एंड 1/3, ठीक है, देन फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड आउट थर्ड डायरेक्शन कोसाइन। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे बताएंगे, मान लेते हैं कि यार कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमें दे रखा है, वो तो पता ही है हमें 1 है। अब हमें दे रखा है कि कोस अल्फ़ा भी दे दिया, कोस बीटा भी दे दिया, कोस अल्फ़ा 1/2, ठीक है ना भाई। ये जो जी गिवन है इसका मतलब क्या है, कोस अल्फ़ा हमें दे रखा है 1/2, कोस बीटा हमें दे रखा है 1/3। तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर, बोलो 1/4 प्लस ये आ गया कितना 1/9 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या 1 बनेगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, हम बोलेंगे कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 1/4 - 1/9, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 × 9 अगर आएगा तो ये आ गया 36 - 9 - 4, ठीक है। सॉल्व करना है तुम्हें इन तीनों से यूज़ करके। तो फाइनली ये बन गया कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 36, या फिर कोस गामा इज इक्वल टू आ गया √23 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 6, ठीक है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़। ओके, तो इसमें मान लो कि सेकंड चीज़ वो हमें ऐसा पूछ ले कि बताओ कि जैसे मान लो कि ये एंगल जो था इसने जो गिवन था वो एक्स एक्सिस वाला था, ये वाई एक्सिस वाला था, ऐसा मान लो वो देगा अगर, तो हमसे ऐसा पूछ लिया कि बताओ कि ये जो वेक्टर था वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ में। तो जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहे हैं, तो हम गामा को भी देखो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पिछली बार मैंने बताया था कि इन्वर्स आगे ले जाते हैं और √23/6, इस तरीके से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर मान लो हमसे उसने ऐसा पूछ लिया होता कि बताओ वेक्टर ही कितना है, तो क्या हम ये वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब तो वेक्टर क्या लिखेंगे, फाइंड आउट इसी में सेकंड कि ए वेक्टर बताओ कितना है। तो क्या हम ए वेक्टर बता सकते हैं कितना है, हम लिखेंगे कि यार यही तो चीज़ें आती थी उसके अंदर। अब ए वेक्टर के लिए एक और चीज़ है कि हमें ए का मैग्नीट्यूड गिवन होना चाहिए। तो मान लो इसमें गिवन है एक और चीज़, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है कि यार हम ऐसे लिखते थे इसको कि कोस अल्फ़ा आई कैप प्लस ए कोस बीटा जे कैप एंड थर्ड क्या रह गया प्लस ए कोस गामा के कैप, ठीक है। 3 चीज़ लिख दी अपन। अब देखो अब हमें तीनों की वैल्यूज़ पता है ही है। अच्छा इसमें भी देखो ये जब रूट लेंगे, ये इधर स्क्वायर था ना, इसका रूट लेंगे तो हमें पता है यार प्लस माइनस दोनों ही साइन हमें कंसिडर करने चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि 4 है किसी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो हमें पता है कि यार एक्स अगर पता करेंगे तो +2 भी आंसर आना चाहिए और x इक्वल टू -2 भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो कोई बात नहीं, वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखो ये तो 2 है ही सी, कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आई कैप, फिर सेकेंड 1/3 जे कैप। इनको मैं x और y वाला मान के चल रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ अलग भी दे दे। मान लो कि ऐसा दे देता कि ये कोस बीटा है, ये कोस गामा है, वो उसकी इच्छा है। फिर ये आएगा, इसमें हम प्लस माइनस दोनों साइन है, तो मैं प्लस माइनस साइन यहाँ लगा देता हूँ और ये आ गया √23/6 के कैप, ठीक है। इस तरीके से हम
लिख सकते हैं। ये पूरा वेक्टर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, थोड़ा बहुत नया जैसे भी तुम्हें लिखना है लिख सकते हो। इसकी जगह 2 आएगा, मैंने ए ही लिख दिया है जल्दबाजी में। तो ये फाइनल वेक्टर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही मान लो एक वेक्टर है, ऐसा कुछ गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, ऐसा हमें दे दिया और हमसे पूछ लिया फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है ये बात? डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने मतलब हमें कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि यार इसमें जो जनरली हम मिस्टेक करते हैं वो क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। हम इसको कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बोल देंगे, बट यहाँ पे एक मिस्टेक कर चुके होंगे हम, थोड़ा ध्यान रखना हमें। ये जो चीज़ लिखी है वो ए कोस अल्फा लिखा हुआ है, इस बात का बस हमें ध्यान देना है। माइनस कैसे, इसमें तो हम प्लस ही लेते रहते हैं, ठीक है। एंड ए कोस गामा के कैप, ये 3 चीज़ें देखो। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो ए है वो तो इस पूरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्यों ना पहले ए वेक्टर ही फाइंड आउट कर लिया जाए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बोल रहे हैं जिसको कितना है बताओ, √2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर, वो कितना आ गया 9 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो हमें पता है कि यार ये कितना बन गया, देखो कैलकुलेट करके बताओ, 29 आ गया रूट के अंदर। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब हमें पता है कि यार अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए कोस अल्फा जो था उसको इसने क्या बोला, इससे कंपेयर कर रहे हैं 2 बोल रहे हैं, तो हम कोस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस अल्फा आ गया 2 डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड कितना है √29, आई कैप नहीं है, ठीक है। ये आ गया कोस अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही फर्दर इसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ में, कितना है ए कोस बीटा इज इक्वल टू है -3। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम लिखेंगे कोस बीटा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन वो आ गया -3 बाई √29। एंड थर्ड चीज ए कोस गामा कितना है ये 4, तो कोस गामा की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई √29। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करना था हमें, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन के नाम पे देखो ऐसे 2 -3 4 ये मत बता देना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है हमने इस तरीके से लिखा है इसको। हमने लिखा ए कोस अल्फा आई कैप, ए कोस बीटा जे कैप, ए कोस गामा के कैप। अब देखो ये चीज़ इसके बराबर है, ए कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 है, बट हम यहाँ से निकाल सकते हैं कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई ए आएगा, बट हमें ए नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ए पहले इससे फाइंड आउट कर लो। ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका पूरा रूट लेना है, √29 आ गया। तो कुछ नहीं करना, कोस अल्फा ए की वैल्यू पता लग गई 2 बाई √29 आ जाएगा। इस तरीके से ये कर लेंगे और कोस गामा कैलकुलेट कर लेंगे। चलो ओके, तो 2 डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो थर्ड निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते थे हम कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 करके तीसरा वाला निकाल लेते थे। अगर एक वेक्टर गिवन है उससे डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिए तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मान लो उसने हमें एंगल वेंगल दे दिए तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो उसने एंगल दे दिए, जैसे मान लो कि ये दे दिया ए वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, सेम दोबारा लिख रहे हैं मेक्स 60 डिग्री एंगल विद वाई एक्सिस। अब मैं इसको 60 ना लेके कुछ और लेना की कोशिश कर रहा हूँ, 30 डिग्री बोल दूँ क्या,
तो बताना है तुम्हें हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि देन फाइंड आउट द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद z एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। देखो इसने दिया है कि यार कोस अल्फ़ा मेरे को बता दो फटाक से, कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है। कोस अल्फ़ा की वैल्यू कोस कितना बनेगा ये 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री हो गया √3/2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, दूसरी बात होगी कोस बीटा, वो भी बोल रहा है कि कोस बीटा भी 30 डिग्री बना रहा है, वो भी आ गया √3/2 आ गया। क्या ये बात भी समझ में आ रही? ठीक है, अब हमें कोस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें कोस गामा देखो मिल गया तो एक तरीके से हम एंगल बता सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार कि ये चीज़ होती है, ये हमने सीख रखा है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना बनेगा भाई, √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 3/4 प्लस ये भी बनेगा 3/4। अब हमें क्लियर कट पता लग गया कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, गड़बड़ है इसमें कुछ ना कुछ। कैसे गड़बड़ है, देखो कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 3/4, 3/4 दोनों मिलके 3/2 बनाएंगे और इस पूरे को हम उधर लेके जाएंगे तो आ गया -1/2। अब देखो ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। हमें पता है यार किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं आ सकता है, मतलब ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, किसी भी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर अपन मैथ्स की बात नहीं करें, उसमें आगे चल के होता भी ऐसा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ आ गई। तो हम बोलेंगे कि यार ये दोनों के साथ में 30 का एंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि ये ऐसा वेक्टर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो मैं इसको चेंज करके कुछ और बोल देता हूँ कि यार 45 ले लें तो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, 45 या 60 डिग्री ले लेंगे तो खैर 0 ही आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो मान लो 45 लिया हमने, है ना। 45 पे भी बात बनेगी नहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है। 1/2, 3/4 ये भी दिक्कतदारी है। इसको 60 ले लो एक को। ठीक है, अब शायद बात बने। ठीक है, अभी हमने न्यू क्वेश्चन लिया है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं कि दोनों के साथ 30 डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं बन रहा, वो कोसाइन वाली चीज़ें आगे चली जा रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चला जा रहा है। तो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, न्यू क्वेश्चन लिया 60 डिग्री बना रहा है। ए वेक्टर है वो वाई एक्सिस के साथ में 45 बना रहा है। तो अब पूछा है कि बताओ ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो कोई बात नहीं है, देखो वापस से यही काम करेंगे, इतना रफ कर देते हैं पहले। देखो इस बार कोस अल्फ़ा बताओ मेरे को कितना है। ये है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है तो हम क्या रखेंगे, 1/2 वैल्यू होती है, पता है हमें। फिर हमने देख लिया कि यार 45 है बीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कोस स्क्वायर अल्फ़ा बताओ भाई, इसका स्क्वायर 1/4 प्लस कोस बीटा इसका स्क्वायर 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इससे कैलकुलेट करोगे 1/2 उधर ले जाओगे, 1/4 उधर ले जाओगे तो आएगा 1/4। तो हमें मिल गया कोस स्क्वायर मतलब कोस गामा इज इक्वल टू आ गया 1/2। इसमें भी प्लस माइनस दोनों बता सकते हैं अपन। तो यहाँ से देखो दो वैल्यू आ गई अपने पास कि यार 1/2 कोस गामा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री जब एंगल हो, या फिर -1/2 कब होगी, जब पाई माइनस कितना, पाई माइनस क्या रखे हैं 60 डिग्री। तुम्हें याद आ रहा होगा शायद सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेते हैं अपन, तो इस तरीके से भी बता सकते हो। तो या तो 60 डिग्री और
120 डिग्री, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बट अभी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा तो तुम्हें वो कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, क्वेश्चन ऑफ द डे को तुम्हें सबमिट करना है मैग्नामिस को, ठीक है ना। मैग्नामिस के नंबर देखो मैंने शेयर कर रखे हैं, तुम ग्रुप पे भेजते हो ना, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत ही होती है कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के ही जनरली फ़ोन तो किनका होता है, पेरेंट्स का होता है, तो उनको बार बार में प्रॉब्लम होती है, तो वो हम नहीं चाहते कि बिना बात की प्रॉब्लम उनको। तो आप मैग्नामिस को सेंड करना, और जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो उनका आपका जो भी टॉप 3 हैं जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है ना, उनको बता देंगे, तुम्हें ग्रुप पे बता दिया जाएगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पेन कॉपी निकाल के अपना रेडी रहें। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है कि यार इसकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, और इस साइड्स को मैं बोल देता हूँ कि इसकी लेंथ a है। क्लियर है यहाँ तक? हेक्सागोन का मतलब समझ में आता है तुम्हें? जैसे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल वगैरह है, इसमें 6 साइड्स हैं और ये a इसकी मतलब लेंथ है। मैं पॉइंट ले रहा हूँ a, b, ये c, ये d, e एंड f। तो तुम्हें बताना है, जैसे मान लो ये वेक्टर्स हैं, ऐसे ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, देन ये फाइनली यहाँ पे इस तरीके से ये हमने वेक्टर्स ले लिए। तो एक चीज़ तो देखो मेरे को क्लियर कट पता है कि यार ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ऐसे सारे वेक्टर्स को अगर ऐड कर दिया तो फाइनली तो यही पहुंच गया, मिला के 0 बन गया। बट मान लो मैंने पूछा है तुम्हें बताना है ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, पहला क्वेश्चन ए के फॉर्म में आएगा। फिर तुम्हें बताना है सेकंड क्वेश्चन ए डी का मैग्नीट्यूड कितना है। ये 2 चीज़ें आज के लिए कैलकुलेट करनी है तुम्हें, अपना आंसर ध्यान से करना है। हिंट मैं थोड़ी सी दे रहा हूँ, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों जुड़ के कितना बनाएंगे, ये ऐसे ही तो है कि एक वेक्टर फिर ऐसा दूसरा वेक्टर, तो ये जो लाइन है ये नेट वेक्टर बना ना, कौन सा वेक्टर, ए सी वेक्टर बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो ये ए सी वेक्टर कितना बना ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं है, ये ट्राई करना। इसके लिए तुम्हें ये एंगल चाहिए होगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये जो वेक्टर है इसको हम यहाँ रखेंगे ना इस तरीके से, तो तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए जो कि दोनों के बीच का एंगल है। ऐसे ही कुछ करके तुम्हें सोल्व करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, आज के लिए काफ़ी।